अब से कुछ देर बाद यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस मौके पर लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। काना स्टेडियम जाने वाली सड़कों के दोनों तरफ खास तौर से फूल लगाए गए हैं। शहर की हर गली, हर चौक चौराहा चमक रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट से कान्हा स्टेडियम के बीच सड़क किनारे शानदार सजावट की गई है। स्टेडियम में जाने के लिए पूरे शहर से गुजरना पड़ेगा, लिहाजा कई जगहों को चित्रकारी और फूलों के लदे गमलों से सजाया गया है। इसके अलावा स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों की सड़कों के दोनों तरफ होर्डिंग भी लगातार भरमार जारी है। किसी पर मेहमान के स्वागत के लिए लाइन लिखी गई है तो किसी पर उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का बखान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत की वजह से योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण को बीजेपी ने एक मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया है। शपथ समारोह में मेहमानों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। योगी की ताजपोशी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। साथ ही देश के कई बड़े उद्योगपति भी इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी की जीत में पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है, पार्टी ने उनको भी इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। ऐसे में बड़े पैमाने पर प्रदेश के हर जिले और हर शहर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को लखनऊ पहुंचने रहे हैं। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के वीवीआईपी के साथ ही सनातन परंपरा से सभी तरह के अखाड़ों और साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें संगम नगरी प्रयागराज से मठ बाघंबरी गद्दी के महंत बलवीर गिरी महाराज का नाम भी शामिल है। साथ ही रामनगरी अयोध्या के भी 20 संतों को भी न्योता दिया गया है, जिनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भी आमंत्रित किया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस ऐतिहासिक क्षण में गवाह बनने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का प्रदेश के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और जिस समय योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे होंगे उस समय प्रदेश भर के मंदिरों में घंटियां बजाई जाएंगी। इसके अलावा काशी, गोरखपुर, इलाहाबाद में तैयारियां पुरजोर कर ली गई हैं। शपथ समारोह के बाद भी मंदिरों में कीर्तन के कार्यक्रम जारी रहेंगे। लखनऊ नगर निगम ने कान्हा स्टेडियम के पूरे इलाके को 12 ब्लॉक में विभाजित कर 4 अधिकारियों को तैनात कर दिया है, जो पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था देखेंगे। सभी बाहर से आने वाले वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक एम्बुलेंस उनके फ्लीट में रखी जाएगी। योगी के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कान्हा स्टेडियम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में तकरीबन 100 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की टीम कान्हा स्टेडियम में मौजूद रहेगी। वहीं लखनऊ के करीब आधा दर्जन हॉस्पिटल इमरजेंसी मोड पर रखे गए हैं, जबकि 2 अस्थायी हॉस्पिटल कान्हा स्टेडियम के अंदर ही बनाए गए हैं। इनके अलावा 11 हेल्थ शिविर भी बनाए गए हैं, जो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। लखनऊ के 6 अस्पताल आपात स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहेगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की विधिवत शुरुआत से पहले ही माफिया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में नगर निगम की करीब 7000 वर्ग मीटर जमीन पर नाजायज तरीके से बने बैंक्वेट हॉल को गिरा दिया गया। करीब 85 करोड़ की नगर निगम जमीन पर पिछले कई वर्षों से यह अवैध कब्जा था, लेकिन रसूख का इस्तेमाल करके हर बार कार्रवाई को रोक दिया जाता था। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि इस जमीन का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग के वाहनों के लिए किया जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिकता संहिता कानून लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। देहरादून में नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के मुद्दे को विधानसभा में उठाया। बीजेपी ने द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों बनाया जा रहा है, उसको यूट्यूब पर डाल देना चाहिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद मान ने कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2 साल के लिए प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। इस्लामाबाद में इस्लामिक देशों के संगठन IOC की एक बैठक में पाकिस्तान के कश्मीर राग का चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने समर्थन किया था, जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत ने चीन के विदेश मंत्री के बयान को गैर जरूरी करार दिया था। ऐसे में कश्मीर पर भारत के सख्त संदेश के बाद वांग यी भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से होने जा रही है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीन के किसी मंत्री का ये पहला भारत दौरा है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आज नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई गई है। नेशनल असेंबली में कुल 342 सांसद हैं। बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। इमरान के साथ 176 सांसद हैं, लेकिन उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के 24 सांसदों ने बगावत कर दी है। इसके अलावा इमरान खान की सहयोगी पार्टियां MQMP, PMLQ और BAP भी विपक्ष का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में इमरान का कुर्सी से हटना लगभग तय माना जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने आस्था का सम्मान करते हुए भारतीय मूल के सैनिक को अपने माथे पर तिलक लगाकर ड्यूटी करने की इजाजत दे दी है। अमेरिका का यह फैसला यकीनन कुछ नया है, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना या सोचा होगा। अमेरिकी एयरफोर्स में धार्मिक प्रतीक की इजाजत नहीं, लेकिन भारतीय मूल के दर्शन शाह ने इसके लिए 2 साल मशक्कत की। आखिरकार उनकी बात मान ली गई। रूस यूक्रेन की जंग का आज 30वां दिन है। कई शहरों पर बमबारी लगातार जारी है। ताज़ा शिकार यूक्रेन का इजियम शहर हुआ है। इस शहर पर रूस ने भारी बमबारी की। पहली बार इस शहर पर इस लेवल का हमला किया गया है। हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। कई इमारतों से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने दावा कर दिया है कि उसकी सेना ने एक दिन में पूर्वी मोर्चे पर रूस के 130 सैनिकों को मार गिराया है। साथ ही यूक्रेन की सेना ने 9 टैंकों समेत 9 लड़ाकू वाहनों को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। यूक्रेन के ऑपरेशन टैक्टिकल ग्रुप ईस्ट ने 24 मार्च को रूसी सेना द्वारा किए गए 5 अलग अलग हमलों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन तबाही की कगार पर खड़ा है, जिसकी मदद के लिए आगे आए जर्मनी ने यूक्रेन को 37 मिलियन यूरो की हथियारों की आपूर्ति कर चुका है। जानकारी के मुताबिक एक गोपनीय सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि जर्मनी ने यूक्रेन को सार्वजनिक तौर से दिए गए हथियारों से अधिक हथियारों की सप्लाई की है। रूस का दावा है कि वो एक मानवीय गलियारा खोलेगा ताकि विदेशी जहाजों को यूक्रेनी बंदरगाहों से बाहर निकालने की अनुमति मिल सके। तय किया गलियारा 3 मील चौड़ा होगा, जो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा, जिसके लिए 25 मार्च की तारीख पर मोहर लग गई है। इस दावे से पहले रूस से यह भी दावा किया गया था कि काला सागर में खदानें बहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने वाली है। यूक्रेनी सेना का मानना है कि रूस ने 9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहती है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ की खुफिया जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों को बताया जा रहा है कि युद्ध 9 मई तक समाप्त हो सकती है। रूस में इसी दिन व्यापक रूस से नाजी जर्मनी पर जीत के दिन उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अब अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। ब्रसेल्स में नेटो की आपात बैठक में शामिल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब पोलैंड के दौरे पर हैं। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन का पोलैंड दौरा सामरिक और कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। इससे पहले एक दिन में नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की बैठकों से साफ है कि रूस के खिलाफ घेराबंदी अब कई मोर्चे पर होगी। नेटो की बैठक में यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर सहमति बनी तो यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस को रोकने की रणनीति पर चर्चा की। G7 बैठक पर रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के उपायों पर फैसला हुआ। नेटो शिखर सम्मेलन के मौके पर टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। रूस यूक्रेन में जंग को खत्म करने को लेकर दोनों नेता मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। कहा दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसलिए संकट खत्म होना चाहिए।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना। कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने बर्बरता में लाल रेखा को पार कर दिया है। जंग को खत्म करने के लिए पश्चिमी देशों को रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जिससे युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जंग के बीच पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया गया है। यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर तैनाती हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पोलैंड यात्रा के दौरान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की घोषणा की थी। कनाडा ने रूस के खिलाफ अपने तेवर सख्त कर दिए हैं, जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ट्रूडो के कार्यकाल से आई जानकारी के मुताबिक नए प्रतिबंधों के तहत 160 सदस्यों वाली रूसी संसद को टारगेट किया जा रहा है। रूसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस को लाचार करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली जा रही है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्यात होने वाली वस्तुओं पर भी पाबंदी लगाने की योजना है, जिससे रूसी सरकार को घुटनों पर लाया जा सके। कनाडा यूक्रेन की मदद करने का भरोसा दे चुका है, जो यूक्रेन की सहायता करने वाले चैरिटी को 50 मिलियन की आर्थिक मदद पहुंचाएगा, जिससे यूक्रेन की चरमराई व्यवस्था में सुधार होगा। करीब 1 महीने बाद रूसी शेयर बाजार में फिर से शुरू हुआ कारोबार। शुरुआती कारोबार में रूसी शेयरों में तेजी देखी गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद करीब 1 महीने से बंद था शेयर बाजार। 24 मार्च को यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। यूक्रेन में जंग के 29 दिन बाद भी कीव के बाहर खड़ी है रूसी सेना। यूक्रेन ने रूस के 4000 सैनिकों को भगाने के लिए दावा किया है, तो वहीं मारियोपोल में अब तक 2500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यूक्रेन के कई शहरों में अब भी जारी है बमबारी। नेटो शिखर सम्मेलन के मौके पर टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए दोनों देशों के नेता मध्यस्थता के लिए तैयार। कहा, दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसलिए यह संकट खत्म होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। 4 दिनों में पेट्रोल डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट्स 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपये हो चुकी है, जबकि डीजल के दाम 89.07 रुपये हो चुकी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लौर गांव की बेटी ने कमाल कर दिया। रामकली कुशवाहा ने गेट की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। रीवा का मान उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके बाद उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामकली से बातचीत की। रीवा की बेटी से संवाद कर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद रामकली और उसके परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। बेटियों की कामयाबी की कहानी यही नहीं रुकती है। हरियाणा की रहने वाली आरती ने भी कामयाबी की इबारत लिख डाली है। आरती का चयन हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ है। परिवार और मोहल्ले वालों ने सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरती के पिता पिछले 35 सालों से घर पर जूते बनाने का काम करते हैं। इसी छोटे से धंधे के जरिए वो परिवार चलाते हैं, लेकिन आरती ने कभी इसे अपनी कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया। दिन रात एक कर मेहनत की और आज अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बिहार के नवादा जिले के सूरज नाम के युवा ने कामयाबी की इबारत लिख डाली है, जो इस वक्त जेल में है। लेकिन जेल में भी रहते हुए सूरज ने IIT की ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जैम की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। पिछले हफ्ते जारी रिजल्ट में सूरज को ऑल इंडिया में 54वां रैंक हासिल हुआ है। हालांकि सूरज पहले से ही कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। गाँव आए तो एक केस में नामजद हो गए। अब हौसले की दूसरी कहानी हजारीबाग से सामने आई है। हजारीबाग का चुरलू गांव इस वक्त सुर्खियों में है। यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपनी नेक पहल से लोगों का दिल जीत लिया। चुरचू गांव के नाले को जीवन दान मिला है। जो नाला गर्मियों में सूख जाता था, वो ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी इंदर कुमार ने एक पहल की। इन्होंने इस छोटे से नाले में एक बहुत छोटे से चेक डैम का निर्माण करवाया, जिससे किसानों को काफी मदद मिल रही है। एमडीएच ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपना बिजनेस बेचने की खबरों को कर दिया खारिज। चेयरमैन राजीव गुलाटी ने कंपनी की विरासत को आगे बढ़ाने का दोहराया संकल्प। एमडीएच ने अपने आधिकारिक
ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में इस बात की खबर को पुख्ता किया कि पूरी तरह से ये खबर गलत है, मनगढ़ंत है और निराधार है। बताते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने पिछले महीने अपनी प्रीमियम हैचबैक कार मारुति बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था। इस कार की डिमांड इतनी जबरदस्त है कि लॉन्च के 1 महीने के भीतर ही इसकी 50,000 यूनिट बुक हो चुकी हैं। देश के वृहद आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि देश ने पहली बार $400 अरब के गुड्स निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है और आज उन्होंने जानकारी दी है कि 1 साल में गवर्नमेंट ई मार्केट लैब्स पोर्टल पर 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। GEM पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर आए हैं और ये पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन पेंट एंड पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने विदेशी मुद्रा बचाने में मदद का दावा किया है। कहा है कि $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। सैल्यूट टू नेशन थीम पर आयोजित हुए प्राइड ऑफ नेशन विमेन अचीवमेंट अवार्ड्स 2022 राष्ट्र प्रथम के जज्बे और महिलाओं के सम्मान को बताया विकास की जरूरत। उत्तर कोरिया ने फिर दागे संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल। इस बार उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल परीक्षण की अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने कड़ी आलोचना की है। उत्तर कोरिया का हाल के दिनों में यह 12वां प्रक्षेपण था। पिछले रविवार को भी उत्तर कोरिया ने समुद्र में दागे थे संदिग्ध। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार एनी ने राष्ट्रपति चुनाव में ताकत झोंक रखी है, तो वहीं फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार फैबियन ने भी तेज प्रचार कर दिया है। चीन ने कोरोना के नए केसेस में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। शंघाई में 24 घंटे के भीतर दर्ज किए गए 1000 से ज्यादा केसेस। बढ़ते केसेस की वजह से शंघाई शहर में सख्त नियम कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। अफ्रीकी देश जमैका दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने एक भाषण के दौरान गुलामी पर भयावह अत्याचार के लिए गहरा दुख जताया और माफी मांगी। साथ ही प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैट ने जमैका में एक स्पेनिश टाउन अस्पताल का दौरा भी किया। उस अस्पताल के कर्मचारियों से मुलाकात भी की। अमेरिका की कैलिफोर्निया में सड़कों पर स्कूली शिक्षक उतर चुके हैं। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर लोगों ने सैक्रामेंटो में प्रदर्शन किया, जिन पर काबू पाने के लिए प्रशासन को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी। उनकी जगह अब ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपी गई है। धोनी बतौर खिलाड़ी आगे भी टीम के साथ खेलते रहेंगे। सीएसके ने जारी किए बयान में कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी किसी अन्य खिलाड़ी को सौंपने का फैसला कर लिया और उन्होंने टीम का नेतृत्व करने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच लाहौर में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ सेंट जॉर्ज टेस्ट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में शानदार शुरुआत की। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका मियामी ओपन तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म RRR आज सिनेमाघर में हो गई है रिलीज।